हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसको बोलने वाले हैं SNAR रिएक्शन, राइट। और इस रिएक्शन के अंदर ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नॉर्मल जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जब भी आपने बोर्ड के लिए पढ़ा होगा तो आपने SN1 SN2 पढ़ा ही होगा। लेकिन SNAR क्या चीज है और नीट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो प्लीज स्टे विद मी, राइट, बी पेशेंट एंड कीप लर्निंग। सी, देखो यार, हम स्टार्ट करते हैं एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, राइट। SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर, है ना। उसके बेस पर रिएक्शन दो स्टेप में या फिर एक स्टेप के अंदर हो सकती है। SN1 को हम बोलते हैं कि वो दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, करेक्ट और नोट। वो होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की एक स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट आता है, देन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एंड देन फाइनली वी गेट व्हाट, द प्रोडक्ट, राइट, बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन द सेकंड स्टेप। While we talk about the SN2 reaction, these are elementary reaction, मतलब एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक होगा और लिविंग ग्रुप निकल भी जाएगा, राइट। तो इनको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन। नाउ अब बात आती है इन रिएक्शन। जैसे अगर मैं आपके सामने दो रिएक्शन रख रहा हूं, पहली रिएक्शन को आप देखिए क्या होना चाहिए। यहां पर आपको दिया हुआ है एक एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप करवा रहे हो किससे, सोडियम मिथोक्साइड से, करेक्ट और नोट। जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर विलियमसन सिंथेसिस होती है, याद है कि नहीं। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ईथर बन जाता है। ये रिएक्शन जो रहेगी इसमें ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl यहां से टाटा बाय बाय हो जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और यहां पर आ गया है ये न्यूक्लियोफाइल OCH3 और जो Cl यहां से निकला है वो Na के साथ मिलकर NaCl बना देगा, सिंपल। तो ये रिएक्शन बनी है अपनी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर हम सेकंड रिएक्शन को देखते हैं बेटा, देखो तो सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या सेम चीज हो सकती है क्या, ये SN2 रिएक्शन, देखो विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म से ही होती है, आई होप सबको याद है ये चीज। तो क्या सेकंड रिएक्शन में भी सेम मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है, SN2 रिएक्शन आप करवा सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल यहां पर आए इस कार्बन के पास और Cl को बाहर निकाल दे, क्या ये पॉसिबल है। द आंसर इज नॉट रियली। नॉर्मल कंडीशंस पे जैसे पहली रिएक्शन हुई है वैसे तो ये रिएक्शन नहीं ही हो पाएगी। हमने यहां पर लिखा है नो रिएक्शन हैपेंस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हम लिख रहे हैं कि SN2 reaction cannot be followed here because CCl bond has partial double bond character due to resonance। अब ये सबको पता है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट शो करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के पास जाती है। यू कैन सी डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर आ गया है, ये अपने पास ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया क्लोरोबेंजीन का। यू कैन सी क्लोरीन कार्बन बॉन्ड हैज व्हाट, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। तो इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इस बॉन्ड को तोड़ के Cl को निकाल दे, ये आसान नहीं है। एंड बिकॉज इट इज नॉट इजी, तो ये अब जब आपका बॉन्ड टूट ही नहीं पा रहा है, जब लिविंग ग्रुप को आप हटा ही नहीं पा रहे हो, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। क्या कोई और भी प्रॉब्लम है, हाँ जी। हमने बोल दिया है कि CCl बॉन्ड जो है ना वो छोटा हो गया है बिकॉज बस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इट इज लेस पोलर। लेस पोलर क्यों बोल रहे हो आप इसको सर, CCl का बॉन्ड तो पोलर बॉन्ड होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, लेकिन यहां क्लोरीन ने देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कर दी है टुवर्ड्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नॉर्मली जो फर्स्ट जो रिएक्शन थी उसमें अगर आप चेक करते हो, देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वाज फॉर्म्ड बिटवीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसमें 25% s कैरेक्टर है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहां पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है दैट इज sp2। बेंजीन में तो हर एक कार्बन sp2 है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दोनों ही चीजें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कार्बन भी और क्लोरीन भी, तो इसका मतलब यहां पर पोलैरिटी थोड़ी सी कम होगी, राइट। तो ये जो बॉन्ड है ये लेस पोलर, इसको तोड़ना आसान नहीं, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो CCl बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक चीज। दूसरा, अगर मैं चाहूं कि न्यूक्लियोफाइल को सर इस रिएक्शन को आप सर SN1 से करवा लो, SN2 से मत करवाओ, SN1 से करवा लो, SN1 से करवा ले। SN1 के अंदर क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और फिर जो कार्बोकैटायन बना है उसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, करेक्ट और नोट। अगर मैं सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल को लेके आ रहा हूं अटैक करवाने के लिए बेंजीन रिंग के पास, तो बेंजीन रिंग के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तीन तीन पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल तो रिपल्शन फील करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बोथ विल रिपेल ईच अदर। SN1 क्यों नहीं कर सकता, SN1 का रीजन ये है कि अगर आप SN1 करवाने के लिए किसी भी तरीके से पहला स्टेप जो स्लो स्टेप, आप बहुत सारी एनर्जी देके आप कार्बोकैटायन फॉर्म कर भी देते हो, देन इट इज फाउंड दैट कार्बोकैटायन तो स्टेबल ही नहीं है। हम बोलते हैं ना कि SN1 रिएक्शन कब होती है, जब SN1 रिएक्शन होती है तो उसमें कार्बोकैटायन बनता है।
कार्बोकटायन जितना स्टेबल बनेगा SN1 उतनी इजीली हो जाएगी, उतनी फास्टली हो जाएगी, क्विकली हो जाएगी, करेक्ट। लेकिन यहां तो फिनाइल कार्बोकटायन बनेगा। आप सोच के देखो, ये बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग में से आपने Cl अगर हटा भी दिया किसी तरीके से तो बचेगा क्या? तो बचेगा ये फिनाइल कार्बोकटायन। ये तो बहुत ही अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, करेक्ट। तो ये तो वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब SN1 भी नहीं हो सकती। तो क्या सर बेंजीन पे क्लोरीन जो लगा हुआ है उसको हटाना पॉसिबल नहीं है? इट सीम्स लाइक कि बेंजीन रिंग जो है वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, ना ही वो क्लोरीन को छोड़ना चाह रही है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं लग रही है। और अगर ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती तो क्या हेलोएरीन ये रिएक्शन कभी नहीं देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? द आंसर इज दे डू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेल, बट एट स्पेशल कंडीशंस। उनकी अपने टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? कंडीशन ये है कि या तो आप रिएक्शन की कंडीशंस को बहुत विगोरस कर दो। रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में करवा रहे थे ना, एक काम करो, बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, बहुत सारी हीट प्रोवाइड कर दो, बहुत सारा प्रेशर लगा दो आप। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, डोव्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे को बता देना। कम से कम 573 केल्विन टेम्परेचर, लगभग आप बोल सकते हो 300 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना। और इट मे बी एक्चुअली 623, इट मे बी एक्चुअली 623। कितना केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए? 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। 350 डिग्री सेल्सियस कम से कम लगाना पड़ेगा। और 300 ATM प्रेशर, जो प्रेशर फिलहाल नॉर्मली कंडीशंस पे लग रहा है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बोल रहे हैं कि आप तो कितना प्रेशर लगाओ? 300 ATM प्रेशर लगाओ। तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो कंडीशंस हैव गॉन विगोरस। अब शायद कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाए। दूसरा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है OH की जगह आप ONA लेके चलो। ONO जो रहता है वो और भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है, तो वो शायद रिएक्शन और थोड़ा सा इजीली करवा पाए, और वहां हो जाता है। इतनी विगोरस कंडीशंस में ये रिएक्शन हो जाएगी। ONA नेगेटिव कैन एक्चुअली रिप्लेस दिस Cl टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो बना है इसका नाम क्या है? दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। चलो सर ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो फिनोल बन जाएगा। तो यू कैन क्लियरली सी कि आप क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने का, कि Cl को हटाया, OH लगाया। क्या एक ही स्टेप पे रिएक्शन हुई? नहीं, रिएक्शन 2 स्टेप में हुई है। आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, आपको कंडीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगानी पड़ेगी, करेक्ट। क्या कोई और तरीका है नॉर्मल कंडीशंस पे रिएक्शन करवाने का? तो जवाब है हाँ, एक और तरीका है। क्या तरीका है? दूसरी कंडीशन यहां से देखो। पहली कंडीशन आई गेस आपको समझ में आ गई होगी कि आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगाते हो, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाते हो, जिससे कि आपको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए अवेलेबल, ताकि आप CCl वाले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ पाओ, करेक्ट। दूसरा, कुछ सब्स्टिट्यूएंट आप लगा दो बेंजीन रिंग पे जो कि इस सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आसान करते हैं। अच्छा सर, सब्स्टिट्यूएंट लगा दे मतलब बेंजीन में से आप हाइड्रोजन हटा के कुछ और ग्रुप लगा दो। जैसे कि मैं एक ग्रुप लगा रहा हूं आपको, यहां पे देखो, रिएक्शन दिख रही सबको। बेंजीन में आपने एक NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया है। NO2 ग्रुप लगाने से ये रिएक्शन अब 443 केल्विन टेम्परेचर पे हो सकती है। 443 केल्विन बोले तो लगभग 170 डिग्री के आसपास ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। 170 ही होगा ना? हाँ, तो ये हो गया है। ओके, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो गई है। अच्छा सर, 2 NO2 लगा दे तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो 2 NO2 लगा के देखते हैं। चलिए जी, 2 NO2 लगा रहे हैं। ये देखो, रिएक्शन की कंडीशन देखते जा रहे हो आप। ये देखो, लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्शन होगी अब की बार। यू कैन सी कि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई रखते हो तो ये रिएक्शन हो सकती है, या कुछ सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा देते हो तो ये रिएक्शन हो सकती है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगा रहा हूं मैं तो NO2 ग्रुप लगा रहा हूं। क्या सर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं? वो भी देखेंगे, लेकिन एक चीज और करते हैं सर, तीन आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, 3 NO2 ग्रुप लगा दो। 3 NO2 ग्रुप लगा देते हैं। चलो देखना, 3 NO2 ग्रुप लगाया, सिंपल वार्म वाटर डालने से रिएक्शन हो गई। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई न्यूक्लियोफाइल लाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। Cl को रिप्लेस कर दिया है सीधा सीधा OH से। इफ यू हैव 3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, 3 NO2 ग्रुप लगे हुए तो सिंपल वार्म वाटर डालो, ये सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, पिक्रिक एसिड के अंदर। ये क्या है? इसका नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड, है ना। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने आप ये NO2 वाले सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हो उनसे रिएक्शन उतनी आसान होती जा रही है। क्या सर NO2 ही लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं? देखो सवाल है कि हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन स्टिल ओके, समझ में आता है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे आप बहुत सारी एनर्जी दे रहे हो तो बॉन्ड टूट जाते होंगे, बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट कैसे हेल्प करते हैं?
सब्स्टिट्यूएंट का क्या काम है, क्या रोल है उनका, ऑल्सो किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लेने चाहिए हमें। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट लेने चाहिए, और फिर हम इसकी मैकेनिज्म सब समझेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक सब्स्टिट्यूएंट आपको चूज करना है और उसको कहां रखना, उसकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लेना है, कितने लेने हैं, और उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। इन सारी चीजों को अगर आपने समझ लिया तो ऐसे नहीं यार आपकी क्लियर है। बेसिकली जो रिएक्शन हम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट और नोट। तो इसी को हम SNAR बोल रहे हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहली बात है कि यार ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लेना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि समझो इस रिएक्शन के अंदर होना क्या है। इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, करेक्ट और नोट। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, करेक्ट। एक न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो अटैक करने आ रहा है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी अटैक करने आ रही है तो यहां कौन होना चाहिए, यहां तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज चाहिए उसको। पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं बेंजीन के अंदर, बेंजीन के पास तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उधर Cl लगा हुआ है वो भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आए तो अटैक करे तो करे किसके पास, वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी है। तो वी हैव टू मेक दिस रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समहाउ। तो इसका मतलब हमें रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना पड़ेगा, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आपको अटैच करने पड़ेंगे बेंजीन रिंग के साथ। NO2 एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CN आप लेके चल सकते हो। क्या सर क्लोरीन फ्लोरीन काम कर जाएंगे, यार कंडीशंस में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल, अगर आप एक क्लोरीन रख रहे हो, दो क्लोरीन रख रहे हो, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दे, सो दैट न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ये आपको करना है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे रिएक्शन उतनी जल्दी हो जाएगी, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। अभी जब हमने किया था NO2 लगाया, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिएक्शन इजीली हो गई। एक NO2 की बजाय 2 NO2 लेके चलोगे रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। अगर 3 NO2 लेके चलोगे तो रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, करेक्ट और नोट। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि एक NO2 से अगर लगाते हैं रिएक्शन को, एक NO2 और सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। 2 NO2 लगाएंगे रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। 3 NO2 लगा देंगे तो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ये NO2 कौन सी पोजीशन पे लगाए, इनको यार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाना, क्योंकि क्लोरीन ना रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को। बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाने लग रहा है, वो हमें क्या करना है, हमें डेफिशिएंट करना है। इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑर्थो और पैरा पे, याद है कि नहीं, क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, याद है ना। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन आए तो नाइट्रो उनको ग्रुप उनको खींच के रख लेगा, हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो NO2 को कहां रखना है, NO2 को आपको रखना है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। सी मैंने सिर्फ पैरा पे रखा, एक ऑर्थो एक पैरा दोनों पे रखा, या तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे रख दिया। तो हर बार एक एक NO2 बढ़ने से रेट जो है 10⁵ टाइम्स बढ़ती जाती है, जो फैक्टर है वो बढ़ता जाता है 10⁵ टाइम्स, 1,00,000 गुना फास्टर होती जाती है रिएक्शन। अब पहला क्वेश्चन कि NO2 तो लगा दिया सर, समझ में आ गया कि NO2 की हेल्प से रिंग हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई थी, इसीलिए रिएक्शन जो थी वो फास्ट हो गई। अब बात ये है कि रिएक्शन हुई तो हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो हम बोलते हैं रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म में बोल सकते हो। आपने रिंग को कर दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस रिंग में पाई बॉन्ड्स भी है, यहां पर आके एक न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जहां ऐड होगा वहां से फिर लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो हुआ एडिशन एंड एलिमिनेशन। क्लियर है कि नहीं। तो पहले एडिशन समझते हैं। जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है उस कार्बन के पास ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है, इसने आके अटैक किया, राइट। और जैसे यहां पे आके अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ के आप इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आए, घूम फिर के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रो और बाकी ऑर्थो पैरा पे पहुंच जाएंगे रेजोनेंस के थ्रू। मैंने सिर्फ एक पाई बॉन्ड तोड़ के आपको दिखाया कि कैसे पाई बॉन्ड के टूटने से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। ये जो फिलहाल आपके पास जो एक इंटरमीडिएट बना है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, और इसका एक नाम है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मेजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। ओपेनहाइमर नहीं है, मेजेनहाइमर, ठीक है। अब ये कैसे स्टेबल होता है, देखो मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके सामने बना के रख दिए है, आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे आई, वहां पर NO2 लगा हुआ है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो स्टेबल हो गया, यू कैन सी। हालांकि ये एरोमेटिक नहीं है बेटा, ये नॉन एरोमेटिक है, राइट, लेकिन स्टिल स्टेबल तो हो गया ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं दिख रही ना बेंजीन रिंग के ऊपर अभी, तो ठीक है। जब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बनाते हो तो नए सिग्मा बॉन्ड तो बने हैं, और जो रिंग है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अलग से आपको दिखाई भी नहीं दे रही है कि यहां तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बच गया है।
तो हम बोल रहे हैं ये जो रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन के अंदर आपको एक इंटरमीडिएट बन गया जो NO2 से स्टेबल हो गया। अब जितने NO2 लगाओगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। करेक्ट और नोट? अब फिर आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। एक NO2 केस में हमने देखा 170 डिग्री तक हीट करना पड़ रहा था। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा सो दैट लीविंग ग्रुप लीव कर जाए और फिर से एरोमेटिसिटी आ जाए, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे एरोमेटिक बनेगा फिर से बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आपने हीट किया तो ये जो Cl है ये यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस पहुंच जाएगी, एरोमेटिसिटी फिर से स्टेब्लिश हो जाएगी एंड यू कैन क्लियरली सी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके आ चुका है और Cl यहाँ से निकल चुका है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। सिंपल तरीका समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूं, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ था, उसको हटाना था। न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाना चाह रहे थे लेकिन अटैक नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि Cl की तरफ से आए तो Cl उसको रिपेल कर दे रहा है। Cl बोल रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल आप तो आपके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन, यू आर आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, सो यू कैन नॉट कम क्लोजर टू मी। दूसरा, बेंजीन रिंग के पास से आए तो वहां देख रहा है बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो वी मेड द बेंजीन रिंग लिटिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय पुटिंग सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कहां रखने हैं? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमने रखने हैं। जितने रखोगे उतना फायदा मिलेगा, उतना कम हीट करना पड़ेगा, रिएक्शन कंडीशन उतनी नॉर्मल पे रिएक्शन हो सकती है। राइट? अब देखो इस रिएक्शन में हमें पता चला कि मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन सॉरी एडिशन एलिमिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहला स्टेप तो ये कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि इसमें जो फर्स्ट स्टेप है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है? न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी ऐड हो जाएगा उतना आसान रहेगा रिएक्शन, उतना फास्टर होगा रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रहते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं इंटरमीडिएट को। राइट? इंटरमीडिएट जो है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, कार्बोकटायन नहीं है, इतना भी ध्यान रखना है। ओके नाउ अगर आप ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रखते हो तो ज्यादा रिएक्शन, ज्यादा फास्टली रिएक्शन होगी। इफ यू टेक देम एट मेटा पोजीशन तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेटा पे अगर आप NO2 रखोगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, दैट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट एक्चुअली। राइट नाउ एक और चीज, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, सब लोग आंसर करने की कोशिश करना, सोचने की कोशिश करना। लेट्स से अपने पास दिया हुआ है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। जिन लोगों ने नीचे लिखा हुआ था आंसर वो पढ़ लिया है, वो लोग भी सोचने की कोशिश जरूर करना। इनमें से सबसे फास्टर रिएक्शन किस केस में होगी, क्या लगता है? सबके केस में लेट से हम एक एक NO2 भी लगा देते हैं। ठीक है? आपके कहने से एक एक NO2 भी लगा देता हूं सबके पास में। अब आप मुझे बताओ किस केस में रिएक्शन होगी। चाहो तो आप मतलब इक्वल नंबर ऑफ NO2 रख लिए हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट रख रहे थे वो इक्वल रख रहे हैं। अब डिफरेंस आ रहा है लिविंग ग्रुप से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। किस केस में रिएक्शन इजीली हो जाएगी? तो आप सोचेंगे सर जहां लिविंग ग्रुप सबसे इजीली निकल जाएगा, जैसे आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है ना? फ्लोरीन तो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, छोटा सा बॉन्ड बनाता है, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन याद करो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बेटा। न्यूक्लियोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। क्या लगता है कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है? जवाब आ रहा है? आ रहा है जवाब? कहां पर? फ्लोरीन के केस में। व्हाई? बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, सो इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोजर टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस कार्बन वेरी इजीली। देखो आपको सबको पता है हेलो एरीन्स जो होते हैं उनमें हेलोजन जो रहता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देता जरूर है लेकिन उनका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। हेलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। दे कैन विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट्स इट, दैट इज व्हाई दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है? उनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं बेटा। और अगर ये डीएक्टिवेटिंग है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन हुआ? फ्लोरीन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा, ध्यान रखना। ओके तो फ्लोराइड के केस में सबसे इजीली रिएक्शन हो सकती है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। तो मैंने ग्रुप यहां पे लिख दिया है कि क्या लीविंग ग्रुप की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से रिएक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए? द आंसर इज नो, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसका जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। हम बोल रहे हैं मैकेनिज्म जो है उसके अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो एरोमेटिक रिंग जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगी उतना ज्यादा रिएक्टिविटी आएगी, और फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये रिंग को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। इसीलिए फ्लोरीन के केस में सबसे इजीली रिएक्शन हो जाएगी। यू कैन सी हाउ द टोटल मैकेनिज्म इज एक्चुअली चेंजिंग और द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज चेंजिंग। इफ आयोडीन के केस में अगर रिएक्शन एक एक यूनिट से कुछ स्पीड से हो रही है तो फ्लोरीन के केस में रिएक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 3300 टाइम्स फास्टर। ठीक है? तो फ्लोराइड केस में रिएक्शन सबसे आसान हो रही है। एक और चीज जो जेई वाले हैं वो जरूर ध्यान रखना इस चीज को, नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अब डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये तरीका हो गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने का, या तो टेम्परेचर हाई कर दो
या फिर आप कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, NO2 जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, NO2 वगैरह लगे हुए हैं तो Cl को हटाया जा सकता है बेंजीन रिंग पर से। ध्यान रखना, इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तरीका और है जिसके अंदर बेंजाइन बनता है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को देखो बेटा ध्यान से। इस रिएक्शन में ना ही तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ना ही हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं, और ब्रोमीन को हटाया है यूजिंग NaNH2, राइट। यहां पर ना तो हमने टेम्परेचर बहुत ज्यादा किया, ना ही हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट रखा, फिर ये रिएक्शन कैसे हो गई? तो इस रिएक्शन में एक और चीज बताता हूं, ये रिएक्शन एक्चुअली -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो रही है। आप छोड़ो 95 डिग्री सेल्सियस, आप छोड़ो 100 डिग्री सेल्सियस और 623, फॉरगेट अबाउट इट, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एट -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन ऐसे कैसे हो गई? इसमें भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ब्रोमाइड को हटाया है, NH2 ग्रुप वहां पर आया है, करेक्ट और नोट, एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे हुआ ये? तो हम बोलते हैं ये जो रिएक्शन थोड़ी सी अलग है। ऊपर वाली जो रिएक्शन थी, अगर हम वो लगा के देखना भी चाहे ना, वो नहीं लगती है यहाँ पर, करेक्ट और नोट, कि यार यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, एडिशन कैसे करेगा, और एक बार एडिशन कर दिया तो स्टेबलाइज कौन करवाएगा? तो यहाँ वो एडिशन एलिमिनेशन वाला काम नहीं करेगा मैकेनिज्म। तो ऐसे केस में रिएक्शन कैसे होगी? ऐसे केस में रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। सी, अगर, अच्छा एक चीज और सोचो, सर हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो क्या ये रिएक्शन होगी? जवाब है नहीं, फिर ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर मैंने इस रिएक्शन में 2 NO2 लगा दिए, देखा आपने, सब्स्टिट्यूएंट पहले लगा रहे थे फर्क पड़ रहा था, अब लगा रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमने दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा था, अब तीनों, दोनों ऑर्थो और पैरा पे, सब जगह पे NO2 लगा दो, रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका तरीका अलग है रिएक्शन का। क्या तरीका है वो देखते हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है, इसके अंदर मैकेनिज्म अलग है। बेंजाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए। बेंजाइन क्या होता है? वो ऐसा होता है बेटा, देख लो, बेंजीन में अगर आप एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं ना, तो वो बेंजाइन बन जाता है। बहुत अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक होता है बट अनस्टेबल होता है, राइट। याद रखना इस चीज को, एरोमेटिक है बट अनस्टेबल है। और बेंजाइन बनाने के लिए, मतलब एक और एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, आप इस Br को तो हटाओगे ही हटाओगे, इसके साइड से भी एक और एटम को, हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो दिस रिएक्शन वोंट अकर अंटिल एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन टू द लिविंग ग्रुप। जैसे Br यहां पर है, इसकी ऑर्थो पोजीशन एक यहां पर है, एक यहां पर है, यहां पर हाइड्रोजन है ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर दोनों जगह NO2 आ गया, इवन आप CH3 भी लगा दो, कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दो आप, अगर हाइड्रोजन नहीं है ना Br के साइड में, फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब ये रिएक्शन हो सकती है, इसके अंदर आपको ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट मिलेंगे NO2 के रिस्पेक्ट। NO2 कहीं नहीं जाने वाला है, Br हटेगा, तो या तो जहां से Br गया है वहीं पर ही जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है, न्यूक्लियोफाइल, वो आ जाएगा, करेक्ट और नोट, या फिर उसकी जगह पर आ जाएगा, उससे नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो Br की जगह पर हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर? NH2। ईदर द न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू रिप्लेस द लिविंग ग्रुप एट द सेम पोजीशन, या फिर उससे एडजेसेंट पोजीशन पे हटाएगा। कैसे करेगा रिएक्शन देखो। रिमेंबर, पैरा प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, पैरा नहीं बनता है सर, मेटा बन रहा है। हाँ देखो, मैकेनिज्म करोगे ना तब आ जाएगा ये समझ में। सी, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन? इसकी मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है इस रिएक्शन का? हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन जो है ये बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के थ्रू आती है। बेंजाइन कैसे बनेगा? बेंजीन रिंग में से कुछ हटाना है, तो मतलब पहले एलिमिनेशन करवाएंगे। अब की बार एलिमिनेशन मतलब Br को हटा दो। Br को कैसे हटाएं सर? साइड से ना, जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, उसको ये NH2 जो बेस है वो लेके भाग जाएगा। बेस क्या करेगा? H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करेगा। H पॉजिटिव गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन आके यहां बॉन्ड बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए Br नेगेटिव को यहां से हटाना पड़ेगा। जो NaNH2 था या KNH2 हो सकता है, वो सेम सेम काम कर रहे हैं। They are going to take the proton and then Br is going to be taken as well, and that's how benzyne will be formed। और इस बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जिन दो कार्बन के पास, देखो बेटा, जिन दो कार्बन के पास पाई ये ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है ना, उन दोनों में से किसी भी एक जगह पर आप फिर लाके क्या लेके आ सकते हो? न्यूक्लियोफाइल ला सकते हो। न्यूक्लियोफाइल या तो यहां अटैक कर लेगा या फिर यहां अटैक कर लेगा, और जहां पर भी अटैक करेगा, बाद में NH3 जो रहने वाला है वो एक और हाइड्रोजन दे देगा दूसरी जगह के लिए, और इस तरह से ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो एक और रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब की बार एलिमिनेशन एडिशन हुआ है। पहले क्या होता था? एडिशन एलिमिनेशन। पहले ऐड करवा रहे हो तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाओ बाय पुटिंग ए सब्स्टिट्यूएंट एंड देन रिमूवल करवा दो। अब की बार क्या हुआ है? एलिमिनेशन एडिशन। एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस आपको बाहर से लेके आना है। बेस ऑर्थो से हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इतना ध्यान रखना है। जो भी लिविंग ग्रुप उसको ऑर्थो पोजीशन पे एक प्रोटॉन होना चाहिए, क्योंकि बेस तभी काम करेंगे जब उनको प्रोटॉन मिलेगा, राइट। सी,
तो ये जो रिएक्शन चल रही है, नेक्स्ट रिएक्शन, इसके अंदर चेक कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सी, ब्रोमीन को और हाइड्रोजन को हटा दो फर्स्ट स्टेप के अंदर, एलिमिनेशन करवाया, बेंजाइन बन गया है। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट जो बन रहा है, इसके ऊपर NH2 कहाँ अटैक करेगा? NH2 सर यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ अटैक करता है। अगर उसने यहाँ अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर उसने दूसरी जगह पे अटैक किया तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बन रहे हैं, पैरा नहीं बन रहा है। पैरा तक थोड़ी जा रहा है, वो पाई बॉन्ड जहां पे एडिशन हो रहा है। एक रिएक्शन और देखो, इसके अंदर देखो दो मिथाइल हम लेके चल रहे हैं ना, जाइलिन था, उसके अंदर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है जिसको हटाना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है NaNH2 से या KNH2 से। तो अगेन Br को और उसके ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन प्रोटॉन को हटाओ, बन गया एक एल्काइन, सॉरी बेंजाइन। इस बेंजाइन के ऊपर फिर से अटैक करवाएंगे, किसका? NH2 का। NH2 आएगा या तो उसी पोजीशन पे या फिर उससे नेक्स्ट पोजीशन पे। अगेन ये ऑर्थो और मेटा पोजीशन जो है ये आ गई है। आई होप इट इज क्लियर, करेक्ट। फाइनली अगर हम ये कंपाउंड लेके चलते हैं, क्या ये रिएक्शन होगी? जवाब है नहीं। आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेंजाइन फॉर्म नहीं हो सकता इस रिएक्शन में। ये Br के साइड में कोई प्रोटॉन है ही नहीं अवेलेबल फ्री, करेक्ट। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। नो हाइड्रोजन एट ऑर्थो पोजीशन टू ब्रोमाइड, करेक्ट और नोट, राइट। चलो लास्ट केस, इस वीडियो खत्म कर रहे हैं फिर हम, है ना। स्पेशल केस, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि बेंजीन में हमने NO2 लगा के फिर रिएक्शन करवाई थी, इससे जस्ट पहले मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं, देखो। तो Br के पास NO2 जुड़ा हुआ है, फिर रिएक्शन करवाई, तो अब की बार जो ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या ये दोनों सेम रेशियो में बनेंगे या इनका 1:1 का रेशियो रहेगा या फिर कोई एक ज्यादा कोई एक कम रहेगा? तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ये बॉन्ड टूटेगा ना, जब आप पाई बॉन्ड पे एडिशन करवा रहे हो, इस स्टेप पे आ जाओ, बीच वाले स्टेप पे, जब आप यहाँ पे एडिशन करवाते हो ना न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल तो क्या बोलता है, मैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन, लेट से मैं ये वाला मैकेनिज्म लेके चलता हूं 2 वाला, कि मैं तो यहां आना चाहता हूं इस कार्बन पे। तो इसका मतलब आपको पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां लाने पड़ेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबलाइज करना है NO2 को, कर देगा। दूसरा, अगर मैं पहले वाले मेथड से चलता हूं, इफ आई फॉलो द फर्स्ट रूट, राइट, अगर मैं फर्स्ट रूट को फॉलो करता हूं, तो NH2 बोलता है मैं तो इस कार्बन पे अटैक करूंगा, आई वांट टू ब्रेक द पाई बॉन्ड लाइक दिस। और अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो NO2 दूर रह गया, अब वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो तरीका ये है, आपको ये याद रखना है कि अगर आपके इस तरह के SNAR रिएक्शन में पहले से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, उसको दूर रखो, उसको दूर रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाने चाहिए, राइट। सो व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन बेंजाइन, तो पाई बॉन्ड आपको तोड़ना होता है। उसको इस तरीके से तोड़ो कि इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि वो स्टेबल हो जाए। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट फार्दर पोजीशन। तो जैसे ये Br है, ये हाइड्रोजन है, बेंजाइन तो बन जाएगा। अब NH2 कहां लेके आऊं? NO2 के पास या NO2 से दूर? ध्यान रखना है, NO2 से दूर लेके जाओ इसको, राइट। इसको कहां लेके जाएंगे? NO2 से दूर। तो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड। यहां पर फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। आई होप यू गेट द प्रोडक्ट। यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली? दिस इज लाइक मोर फेवर्ड, आई मस्ट से। NH2, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया है, बाकी रिएक्शन के अंदर NO2 जहां था वहीं जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले केस में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे आई है, अब इसको NO2 स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, राइट। फाइनली लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल। अब की बार भी एक NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NO2 कहां जुड़ा है, ध्यान से देख लो। अब Br और H को हटा के आपने क्या बनाया? एक बेंजाइन बनाया। तो NH2 को कहां रखे? दूर। न्यूक्लियोफाइल को कहां रखोगे? दूर। इलेक्ट्रॉन को NO2 के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई ट्राई टू पुट सम शॉर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वेश्चंस, राइट। SNAR के बेस पर कुछ JEE और नीट के कुछ PYQs में डालने की कोशिश करूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।